जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के लिए आपको रीजनिंग में कैसे 35 में 35 स्कोर करना है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट एनालिसिस कराऊंगा। और इस चैनल पे यूपी पुलिस मॉक टेस्ट एनालिसिस जो चलता ही है, हर संडे मैं उसका एनालिसिस करा रहा हूँ और आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल का भी मॉक एनालिसिस करा रहा हूँ। और बात करते हैं मैं मेरा जो एक सुबह 5:30 बजे या 5 बजे एक करंट अफेयर्स का 10-12 मिनट का एक शो आता है, आप लोग उस क्लास को भी अटेम्प्ट करिएगा। आपका जीएस में एक अच्छा स्कोर उस क्लास से देखने को जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं रीजनिंग में 35 में 35 स्कोर कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली पुलिस में 25 में 25 स्कोर किया था। केवल मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर आप लोग अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 35 में 35 आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि गारंटी इस बात से नहीं दे सकता क्योंकि आप लोग कितना मेहनत करेंगे यह आप पे डिपेंड है। मैं केवल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर आप लोग 100% अपना टाइम अगर देंगे तो आपका 100% चांस है कि आपका 35 में 35 स्कोर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं पहले रीजनिंग का सिलेबस क्या है और कितने नंबर का आता है। तो रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन आएगा आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल में। और आरपीएफ कांस्टेबल में जो रीजनिंग पूछी जाएगी थोड़ा इजी पूछी जाएगी, और आरपीएफ एसआई में जो रीजनिंग पूछा जाएगा वो थोड़ा आप लोग बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ पूछा जाएगा। बस इतना ही अंतर रहेगा, सिलेबस सेम है और सेम क्वेश्चन है, सेम टाइमिंग है। तो बात कर लेते हैं किस टॉपिक को कितना आपको टाइम देने की जरूरत है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में टोटल आपका 35 क्वेश्चन आएगा और 35 क्वेश्चन में आपका 23 से 25 क्वेश्चन तक आपका वर्बल आएगा और आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं कि पहले वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आपको कितना टाइम दे करके कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक आता है सादृश्यता, जिसको एनालॉजी बोलते हैं। यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और एक है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और बात करते हैं सीरीज, तो सीरीज से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% श्योर है। और बात करते हैं मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आ सकता है। और बात करें डायरेक्शन टेस्ट, तो डायरेक्शन टेस्ट से केवल 1 ही क्वेश्चन आएगा। और क्लॉक एंड कैलेंडर से बात करें तो क्लॉक एंड कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग फिर भी मान के चलिए कि 1 से क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और बात करें डाइस, तो डाइस से 1 क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और बात करें सेटिंग अरेंजमेंट, तो सेटिंग अरेंजमेंट में आपका 3 क्वेश्चन तक आ सकता है। और बात करें रैंकिंग टेस्ट, तो रैंकिंग टेस्ट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बात करें वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देते होंगे तो वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको देखने को जरूर मिलता होगा, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बात करें कथन एंड निष्कर्ष, जिसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोलते हैं, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बात करें सिलोजिज्म, जिसको न्याय संगत बोलते हैं, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं कि नॉन वर्बल, नॉन वर्बल जैसे आपका हो गया कि पेपर कटिंग एंड फोल्डर, आपका वाटर इमेज, दर्पण इमेज, और आपका काउंटिंग एंड फिगर, मतलब और कटिंग फोल्डर, और जिसमें कौन सा फिगर सन्निहित है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये सब के सब आपका नॉन वर्बल में आता है। और नॉन वर्बल का वेटेज जो है, यहाँ पर आपको 10 से 12 क्वेश्चन नॉन वर्बल को देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया ऑल, मतलब ओवरऑल रीजनिंग का सिलेबस हो गया। और अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे ज़्यादा आपको उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो पहला नंबर आपका आएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद बात करें सीरीज, तो सीरीज में आपको कई सीरीज आते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज,
एक आता है लेटर सीरीज रहेगा, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है कौन कौन से लेटर आपको भरना, मतलब रिक्त स्थान दिया रहेगा उसमें आपको फिलअप करना रहता है। तो आपको श्रृंखला वाला भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद बात करें एनालॉजी, तो एनालॉजी में भी आपका कोडिंग डिकोडिंग अगर आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। और एनालॉजी में आपका कुछ जीएस का टॉपिक जोड़ दिया जाता है, तो आप लोग जीएस को भी थोड़ा अच्छा से कमांड जैसे पूछ लिया जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आपका पूछ लिया जाएगा रूस का संबंध किससे होगा, तो ये आपका जीएस का टॉपिक एनालॉजी में ही ऐड कर दिया जाता है। और उसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जो आपका दिया रहता है कि 3 एक तरफ से समान है और एक असमान है, तो उसी को चूज करना रहता है, तो ये आपका होता है क्लासिफिकेशन। और बात करें उसके बाद कौन सा, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एक पंक्ति वाला पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको वृत्ताकार वाला भी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिए। और वृत्ताकार में आपको कैसे पढ़ना है कि एक होता है अंदर की तरफ मुंह करके बैठता है और एक होता है बाहर की तरफ मुंह करके बैठता है। तो आपको इस टॉपिक जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन बने आप सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद बात करें कौन सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें कभी कभी चिन्ह परिवर्तन करके देता है कि कौन सा समीकरण सत्य होगा, कभी कभी दे देता है कि अंक आपको डिजिट चेंज करना है तो इस पर आपका कौन सा समीकरण सही होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद बात करें कौन सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है, तो उसके बाद अगर बात करते हैं ना, तो आपका जो होता है रैंकिंग टेस्ट, तो आपका होता है रैंकिंग टेस्ट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद ओवरऑल आपका जितना पूछेगा, एक होता है इनइक्वलिटी, जिसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, तो आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप लोग इतना टॉपिक जितना मैं बताया हूँ, अगर आप लोग इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आपका 100% श्योर कर देता हूँ कि आपका 35 में 35 स्कोर आएगा। और बात कर लेंगे आपका जो इसमें नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिए वाटर इमेज और दर्पण इमेज, और उसके बाद कौन सा फिगर किसमें सन्निहित है, एक आता है फिगर सीरीज, ऐसे फिगर बना रहेगा तो उसमें अगला फिगर कौन सा होगा, और उसके बाद आप लोग काउंटिंग एंड फिगर पढ़ लीजिए। आप लोग 7-8 टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो फिर भी आपका अच्छे से नॉन वर्बल में अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि आपको रीजनिंग में सबसे पहला तो आपका जो बेस है कौन कौन सी चीज़ें आपको आना चाहिए। एक तो आपका अल्फ़ाबेट है, वो कौन से नंबर पे आता है आपको यह मतलब मौखिक याद होना चाहिए कि आप सोते वक्त भी अगर आपसे कोई पूछे एक वैल्यू क्या होगी तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप लोग 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, और आप लोग 15 तक या 20 तक आप लोग क्यूब याद कर लीजिए, और 20 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। मतलब ये बेस है, क्योंकि अगर आप जब आप नंबर सीरीज करेंगे ना, तो उसमें भी आपका स्क्वायर वाला बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यूब वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको प्लस माइनस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उसमें आपको चिन्ह परिवर्तन करके दिया जाएगा, तो उसमें पूछा जाता है, तो आपको उसको अभी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लोग इन सब स्ट्रेटजी को अगर आप लोग फॉलो करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका 35 में 35 स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मेरा दिल्ली पुलिस में 25 स्कोर आया था रीजनिंग में, केवल यही कारण है मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। हालांकि 1-2 क्वेश्चन अगर आपसे अगर सिली मिस्टेक हो जाता है एग्जाम टाइम में, तो आप लोग उसको ज़्यादा लोड मत लीजिए कि नहीं 35 में 35 बोले थे और आया नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन लोड के कारण, ज़्यादा प्रेशर होने के कारण 1-2 क्वेश्चन संभवतः रहता है कि आपसे गलत हो जा सके, आप कितना भी पढ़ने में तेज हो। और कभी कभी जैसे एनालॉजी में अगर जीएस वाला टॉपिक पूछ लिया जाता है ना, तो उसमें ज़्यादातर संभवतः रहता है कि आपका 50% आपको आने का चांस रहता है और 50% न आने का चांस रहता है। तो आपको अगर जो क्वेश्चन ना आए तो आप लोग उसे स्किप कर दिया करें, क्योंकि आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल में जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आप लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपके एग्जाम में। और अगर आप लोग आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। और आपको जो कुछ भी डाउट हो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको मैं इसी अपने यूट्यूब चैनल पे आपको आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक टेस्ट एनालिसिस और आपको जो भी स्ट्रेटजी होगा मैं उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको मैथ और जीएस से भी रिलेटेड अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं आपको मैथ और जीएस का भी स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं
कि मैथ और जीएस का स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप लोग हमारे वीडियो चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।